दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको एक ऐसे सफर पे ले जाएगी जिसे हर कोई जानना, समझना और अपनी जिंदगी में पाना चाहता है, जिसका नाम है द व्हील ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अ जॉयफुल जर्नी टू सिद्धि, जिसे डॉक्टर विनय बंसल ने लिखा है। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं हम एक साइंटिफिकली एडवांस जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी के साथ हमने आध्यात्मिकता को, जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, एक पिछड़ी चीज या धार्मिक चीज की तरह देखना शुरू कर दिया है। रिलीजन स्पिरिचुअल हो सकता है पर स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से रिलीजियस नहीं है। एक तरफ लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो साइंस की खोज में स्पिरिचुअलिटी को नकार देते हैं। ये किताब मॉडर्न जनरेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से समझने के लिए लिखी गई है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी उतने अलग नहीं है जितना हम उन्हें समझते हैं। ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस बुक के ऑथर डॉक्टर विनय बंसल एक MBBS ग्रेजुएट हैं और अब एज अ सिविल सर्वेंट भी काम करते हैं। वो आज एक फेमस ऑथर, ऑनलाइन एजुकेटर और एक लाइफ कोच भी हैं। ऑथर एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बहुत से सेशंस लेते हैं जहां वो यूथ की एफिशिएंसी बढ़ाने और जिंदगी का असली मतलब ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ ऑथर कई और फेमस बुक भी लिख चुके हैं, जैसे पॉलिटी ट्रिक्स, लर्न उर्दू इन 2 आवर्स, 2020 लाइफ इन द आई ऑफ स्टॉर्म, जिन्हें दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया। उनकी सभी किताबें बेस्ट सेलर रह चुकी हैं। अ जॉयफुल जर्नी टू सिद्धि, सिद्धि शांति की अल्टीमेट स्टेट है और ये किताब उस तक पहुंचने के 10 स्टेप्स बताती है। सिद्धि को पाना एक पहाड़ जैसा काम लगता है, कुछ ऐसा जिसे जंगल या हिमालय में मेडिटेट करके ही पाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। सिद्धि तक आपके घर पर आराम से, अपने परिवार के साथ रहते हुए और रोजमर्रा के काम करते हुए भी पहुंचा जा सकता है। परम आनंद के स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ सही टूल्स की जरूरत है और ये किताब हमें वो टूल्स देती है। जब एक बार आप सिद्धि पा लेंगे तो ये सभी कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। बताए गए स्टेप्स एक एनलाइटेड इंसान के ट्रेडमार्क है, पर जब तक आप सिद्धि ना पा ले, ये आपके लिए रास्ता दिखाने वाली मशाल की तरह भी काम करेंगे। चाहे आप सभी 10 स्टेप्स को फॉलो करें या उनमें से कुछ को, ये आप पर निर्भर है। गोल सेम ही रहेगा। पूरी किताब में बहुत सी कहानियां और एक्सरसाइज दी गई है जिन्हें समझकर जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। समृद्धि, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा। बस धन्यवाद करें कि आपके पास ग्लास है और ग्रेटफुल रहें कि उसमें कुछ है। इस ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत की दौड़ में हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना भूल गए हैं, उस खजाने को जो हमारे पास असल में है। हम बहुत कम कीमत वाली चीजों के लिए दिन भर भागते रहते हैं, ये सोचे बिना कि सबसे अनमोल चीजें तो दुनिया में फ्री हैं। हो सकता है कि आप इस बात पर हंसें और सोचें कि कुछ भी मुफ्त का नहीं आता है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास शरीर है, आप उसकी क्या कीमत देते हैं? जो खून आपकी नसों में बहता है, जो आपका दिल धड़कता है, जो सांस आप लेते हैं, जो पानी आपकी प्यास बुझाता है, जो प्यार आप पाते हैं, क्या आप इन्हें कभी भी खरीद सकते हैं? क्योंकि ये सब हमें फ्री में मिलते हैं, इसलिए हम इनकी इतनी कम परवाह करते हैं। चलिए राज और ऋषि नाम के 2 भाइयों की कहानी से इस आइडिया को समझते हैं। उनके पूर्वज उन दोनों के लिए 100 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट छोड़ कर गए। दोनों में से राज अपने फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानता था, जबकि ऋषि उससे बेखबर था। दोनों अपने रोज का काम करते और अपना गुजारा करने के लिए कमाते। राज अपनी नौकरी पर जाता हुआ पूरी तरह सेटिस्फाइड था क्योंकि वो अपने पैसे के बारे में जानता था। दूसरी तरफ ऋषि को इसका पता नहीं था, इसलिए वो जिंदगी भर 1-1 रुपया जमा करने में लगा रहा। दूसरे भाई ऋषि की तरह हमें भी उस खजाने के बारे में नहीं पता है जो हमारे पास है। हम रोज अपना दिन कमियों के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं, उन चीजों के बारे में खुश होने की जगह जो हमारे पास हैं, जैसे कि स्वस्थ शरीर, प्यारे लोग, नेचर और उसके बहुत से कीमती साधन। साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ताकि आम आदमी भी बेस्ट रिसोर्स पा सके। हमारे घरों में एयर कंडीशनिंग है, फूड एप्स हैं और सिर्फ एक बटन दबाकर लगभग सब कुछ अपने दरवाजे पर पा सकते हैं। हमारे पास बहुत से म्यूजिक चैनल्स हैं, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोने में मेडिकल हेल्प भी एक कॉल की दूरी पर है। जो भी हम चाहते हैं उस सब का जवाब सिर्फ एक सिंपल वेब सर्च से मिल सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी जुड़ना बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर ने ज्ञान की गहराई तक जाने की तलाश में बीरबल से पूछा, 1 गिलास पानी की कीमत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सम्राट कल्पना कीजिए, आप एक रेगिस्तान में बहुत दिनों से खोए हुए हैं और प्यासे हैं और एक महात्मा आपको रास्ते में मिलते हैं और आपको आधा गिलास पानी देते हैं। आप उन्हें क्या देंगे? अकबर बोले, मैं उन्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा और अगर वही आधा गिलास पानी आपके शरीर से बाहर ना निकले और ऐसा होने से आपको बेहद दर्द हो तो आपको ठीक करने वाले फिजिशियन को आप क्या देंगे? अकबर बोले, मैं उसे अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, मेरे प्यारे सम्राट, अगर 1 गिलास पानी के लिए आप अपना पूरा साम्राज्य दे देंगे
तो क्या आप पूरी दुनिया के पानी की कीमत दे सकते हैं? और वही पानी हमारे शरीर से होकर गुजरता है और हमें जिंदा और स्वस्थ रखता है। क्या हम उसकी कोई भी कीमत दे सकते हैं? हमारा शरीर और नेचर उन सभी चीजों से परे है जो हम खरीद सकते हैं। ये नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमें सोचना होगा और उन सभी साधनों को पहचानना होगा जो हमारे अंदर हैं, हमारे शरीर में, जो उससे भी ज्यादा कीमती है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी खरीद पाए। ये हैरानी की बात है कि हम कैसे जिंदगी की ब्लेसिंग इतना हल्के में लेते हैं। अगर हमें एहसास हो कि हम कितने अमीर हैं तो हम जिंदगी के सफर का मजा ले सकते हैं। हमें सिर्फ इनको मानना है और इस अनमोल खजाने का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करते हैं। उन 10 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपका काम, आपके दोस्त, आपकी नॉलेज, आप कैसे दिखते हैं, आपका खाना, आपके शरीर के अंग और भी बहुत कुछ। जब भी आप उदास महसूस करें, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि आपके पास अभी जिंदगी के ये खजाने हैं। आपको सिर्फ उनके होने को मानना है और उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। साहित्य, बेस्ट चीज जो इंसान कर सकता है वो है परम सत्य को डिकोड करना। साहित्य पुराने वक्त से ही ज्ञान पाने का साधन रहा है। हर युग में महान दिमागों ने मिलकर अंतर्दृष्टि के विशाल पिघलते हुए बर्तन में साहित्य की एक एक बूंद को डाला है। साहित्य में आत्मा, दुनिया और इंसानियत का ज्ञान होता है। महाभारत, रामायण और भगवत गीता हिंदुओं के लिए, बाइबल क्रिश्चियंस के लिए, कुरान इस्लाम को मानने वालों के लिए और सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी ने दुनिया को स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाया है। एक बहुत ही सिंपल सवाल हमारे दिमाग में आता है, इन सबको कोड क्यों करना है? नॉलेज को वैसे ही क्यों ना पहुंचाया जाए जैसी वो है? इसका जवाब उतना ही सिंपल है जितना कि सवाल। इंसान ही ऐसा जीव है जिसके पास इतिहास को रिकॉर्ड करने और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की क्षमता है। लिखाई की भाषा खोजे जाने से पहले इंसानों ने ज्ञान को बोलकर बटोरा और बांटा है, पर ऐसा करने से उन गाथाओं ने धीरे धीरे अपना असर खोना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने वर्षों तक हर कोई उन गाथाओं को सही भाव के साथ आगे नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए कहानियां और गाने बनाए गए जिनमें ज्ञान के उन मोतियों की चमक थी। हालांकि कहानियां थोड़ी बदल सकती थी, पर असल रस वैसा ही रहेगा। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने 9 बुद्धिमान आदमियों को हथियारों और टेक्नोलॉजी के प्राचीन बुद्धिमानता को संभालने के लिए रखा था, जो 9 अलग अलग फील्ड में बहुत गहरी नॉलेज रखते थे। इन लोगों का काम था इस साइंटिफिकली एडवांस नॉलेज का गलत लोगों के हाथों में पड़ने से रोकना। ये थी प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार प्रसार, फिजियोलॉजी शरीर का विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी कीटाणु विज्ञान, अल्केमी रसायन विज्ञान, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान, लाइट यानी कि रोशनी, सोशियोलॉजी यानी कि समाज विज्ञान। आत्मा को बेहतर बनाने के लिए साहित्य ही पहला कदम है और हमारे शास्त्रों में ये दिया हुआ है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अंदरूनी शांति सिर्फ इन शास्त्रों को पढ़कर और समझकर पाई जा सकती है। आज के मॉडर्न एज में हमारे पास बहुत से अलग मीडियम भी हैं जिनसे हम जरूरी नॉलेज को ले सकते हैं। हमारे पास किताबें, यूट्यूब, ऑडियो बुक, टीवी चैनल्स हैं जो साहित्य की समझ के लिए ही डेडिकेटेड हैं। हमें हिंदी साहित्य समझने के लिए संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने के लिए पंजाबी समझने की। हम इनके ट्रांसलेटेड वर्जन को सुन या पढ़ सकते हैं। हमें ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए। सदगुरु जी की वीडियोस, श्री श्री रविशंकर, ओशो की वीडियोस, रॉबिन शर्मा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा या कोई भी मॉडर्न गुरु जिन्होंने शास्त्रों के प्राचीन लेखों और ज्ञान को आसान बना दिया है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप साहित्य समझने के लिए कर सकते हैं। ऐसे कुछ वीडियोस, बुक्स और आर्टिकल्स हैं जो आप देख सकते हैं। स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच 2005 की यूट्यूब वीडियो देखें। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम बाय ओशो, द अमेजिंग पावर ऑफ योर माइंड बाय सदगुरु, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ें और उनके पीछे का मतलब समझने की कोशिश करें। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी पढ़ें। मेन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल, गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय विक्स किंग, पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल और ट्यूजडेज विद मोरी बाय मिच एल्बॉम। इनमें से कुछ बुक्स की समरी हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। संस्कार, सही रास्ता बिना शर्त की परीक्षा से गुजरता है। संस्कार, हमने ये शब्द बहुत बार सुना है। आजकल के वक्त में तो इतना कि इनका इस्तेमाल कहीं खो सा गया है। अंदरूनी आनंद के रास्ते पर चलते हुए संस्कार एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। संस्कार वो रास्ता है जिनमें बहुत से अनुष्ठानों, त्योहारों, उपलब्धियों और बलिदानों ने बनाया है। हमारी जिंदगी के हर स्टेज का अलग संस्कारों का सेट होता है और हर किसी में इन संस्कारों को चुनने की काबिलियत होती है। संस्कार कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो वो है जिनके साथ हम जन्म लेते हैं। हमारा कैरेक्टर, सबकॉन्शियस, सही गलत का एक अंदरूनी एहसास, जबकि कुछ वक्त के साथ परफेक्ट हो जाते हैं। हम जिस समाज का हिस्सा हैं, ये उसके गिफ्ट हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान तक बदलते रहते हैं। वैदिक धर्म में संस्कार कर्म जीने मरने के नियमों और सिद्धि से जुड़े हुए हैं। आप पूछेंगे कि संस्कार हमारी जिंदगी में जरूरी क्यों है? संस्कार हमारी जिंदगी का एंकर है।
हमारा मकसद है जो हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। सही संस्कार एक बेहतर जीवन देते हैं। सही संस्कारों को योगा, मेडिटेशन और अपनी सोशल और मोरल जिम्मेदारियों को निभाकर बढ़ाया जा सकता है। हमारे पर्सनल और सोशल संस्कार अलग हो सकते हैं। मददगार और दयालु होना, इंसाफ की भावना हमारे सामाजिक संस्कार हो सकते हैं, जबकि सफाई, अच्छा स्वास्थ्य और सही आदतें हमारे पर्सनल संस्कार हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से संस्कार फॉलो करते हैं, गोल एक ही होना चाहिए, सिद्धि पाना। हमारी आत्मा का उस बड़ी ताकत से मेल। संस्कारों को फॉलो करके हम अच्छा कर्मा भी पा सकते हैं और साथ ही एक अच्छा जीवन जीते हुए खुशियां भी पा सकते हैं। हम संस्कार को 3 कॉन्सेप्ट्स में समझ सकते हैं: रिचुअल्स, वैल्यूज और हैबिट्स। रिचुअलिस्टिक संस्कार हमारे पारंपरिक समाज का आधार बनते हैं, जिसका मकसद ये है कि समाज कैसे काम करता है। ऐसे 2 रिचुअलिस्टिक संस्कार हैं: गौतम धर्मा सूत्र, जिसमें 40 रिचुअल हैं और ये ज्यादा रिजिड है। दूसरा है षोडशा संस्कारस, जिसमें 16 प्रैक्टिसेस हैं। रिचुअल संस्कार के अंदर का ही एक आइडिया है। हमारे संस्कार हमारी वैल्यूज बताते हैं, जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे दिमाग में सही गलत का कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं और वो रास्ता जो हम इनके आधार पर चुनते हैं। संस्कार सही गलत के बादलों को साफ करते हैं और उस तरीके को बदलते हैं जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं। बराबरी संस्कारों का एक सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं। संस्कारों का तीसरा कॉन्सेप्ट है आदतें। जब हम अपने संस्कारों की बात करते हैं तो हम मोरल ऑब्लिगेशन और रोजमर्रा की चॉइसेस की बात कर रहे होते हैं। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं और साहित्य की वजह से हम उन आदतों को जानते हैं जो हम में होनी चाहिए। रोजाना की जिंदगी का एक नया पैटर्न बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। इसमें बस शुरू करने का एक पुश लगता है और कॉन्शियस माइंड जो किसी आदत को बदलने या बनाने के लिए चाहिए होता है। इसके लिए सिर्फ डेडिकेटेड 21 दिन चाहिए होते हैं। आपने कोटा फैक्ट्री का फेमस डायलॉग सुना होगा कि 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है और कोई भी आदत छूट भी जाती है। तो बस यही करना है। जो आदतें हम बनाना चाहते हैं वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करती हैं और उसे फॉलो करने के लिए हमारी काबिलियत पर। जैसे कि सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने की जगह एक किताब को पढ़ना, घंटों टीवी के आगे बैठने की जगह मेडिटेट या योगा करना। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो रोज की आदतें बनाने में मदद कर सकती हैं। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, आइकिगाई बाय हेक्टर ग्रासिया, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे और भी बहुत सी। ये हमारे चैनल रीडर बुक्स क्लब पर भी अवेलेबल हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में हैबिट संस्कारों में सबसे जरूरी है। ये हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप और जिंदगी में हमारी प्रायोरिटीज को बनाती हैं। ऐसा कहना बिल्कुल सही है, हेल्थ इज वेल्थ। संस्कारों का मतलब है अपनी जिंदगी एक सही रास्ते पर चलाकर अपनी मर्जी से जीना। यहाँ पर एक चीज करनी है, जैसे कि बताया गया है कि 21 दिन में कोई भी आदत बनाई या बिगाड़ी जा सकती है। ये आदतें आपको एक कदम आगे ले जानी चाहिए। इसमें कोई बुरी आदत को बंद करना या अच्छी आदत को शुरू करना शामिल हो सकता है। कम से कम 5 ऐसी चीजें ढूंढें जो आप बदलना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं और इसे अपने 21 दिन के ट्रैकर में मार्क करें। संभाव, अपने माइंड टाइट्स को कम करें और ब्लेसिंग्स को खिलने दें। जिंदगी एक रोलर कोस्टर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे खुशियां हर चीज को चमका देती हैं, वैसे ही उदासी हर चीज को धुंधला कर देती हैं। ये सोचने वाली कोई नई चीज नहीं है कि खुशी सिर्फ कुछ पलों तक चलती है और दुख लगता है कि हमेशा चलता ही रहेगा। संभाव का आसान शब्दों में मतलब है हर सिचुएशन पर एक जैसा रिएक्शन। हमें अंदर से शांत होना चाहिए। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि खुशहाल इंसान को भी उदासी भरे पलों का सामना करना पड़ता है। संभाव को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि हमें खुश या उदास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बस ये है कि बदलती सिचुएशन हमें और हमारी जिंदगी को दबा ना पाए। हम बहुत सी खुशी और उदासी के पलों का सामना करेंगे, पर हमें भावनाओं को खुद पर काबू नहीं करने देना चाहिए ताकि हम जिंदगी में संतुलन बना सकें। यहाँ पर हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बड़े साम्राज्य पर एक राजा राज करता था। वो राजा एक सिंपल से आदमी को बहुत मानता था जिसे बहुत ज्ञान था और वो हमेशा केसरी कपड़े पहने रहता था और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में मेडिटेट करता रहता था। पर उसे लोग बहुत मानते थे और दूर दूर से उसके दरवाजे पर अपनी परेशानियों के जवाब ढूंढने आते थे। वो राजा उस संत से बहुत प्रभावित था और उसे अपना प्रधानमंत्री और सलाहकार बनाना चाहता था। जब उससे पूछा गया तो संत ने राजा के सामने एक फरमाइश रखी। वो महल के एक दूर कोने में कमरा चाहता था और अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा वो चाहता था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, राजा भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा। किंग ऐसी अजीब कंडीशन सुनकर चौंक गए, पर उन्होंने मंजूर कर लिया। संत ने अपना मंत्री पद संभाल लिया और राजा के कहने पर किसी ने उस संत को उसके कमरे में होने पर डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ वक्त बाद दूसरे मंत्रियों की वजह से राजा के दिमाग में शक के बीज पड़े और उसने अचानक खोजबीन करने का फैसला लिया। जैसे ही वो कमरे में घुसे, वहां उन्होंने एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी जहां संत बीच में बैठकर मेडिटेट कर रहा था। राजा ने पूछा, हे संत, आप इस आलीशान महल में इतनी गरीब दशा में क्यों रह रहे हैं? संत मुस्कुराए और आंखें खुली। वो बोले कि उतार चढ़ाव जिंदगी में टेम्परेरी है। मैं एक सिंपल बैकग्राउंड से आता हूँ और आपने मुझे कीमती पोजीशन दी है। जिंदगी बहुत अनसर्टेन है, बस एक सर्टेनिटी है जो इंसान हम हैं
बाहरी फैक्टर्स को उसे ना बदलने दो। जो इंसान आप अंदर से हैं, वक्त बदलता रहता है और अब वक्त है कि मैं अपने घर लौट जाऊं। जैसा संत ने कहानी में कहा, वक्त बदलता है, साथ ही वो कंडीशन भी जिसके साथ वो आया है। संभाव का मतलब है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, और जो इंसान हम अंदर हैं उसे ना भूलना। रतन टाटा ने कहा था कि उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम चलते रहते हैं, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं है। संभाव हमें सिखाता है कि खुश या उदास होना ओके है, पर उन भावनाओं को खुद पर हावी होने देना ठीक नहीं है। अगर हम भावनाओं के तले दबेंगे तो जिंदगी में अपना संतुलन खो देंगे। इसलिए हमें जिंदगी का कोई भी फैसला तब नहीं करना चाहिए जब हम बहुत खुश या बहुत दुखी होते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर उनसे हारने की जगह हम उनको गले लगाकर उनसे उभर सकते हैं। हमें जीतने के लिए अपना बेस्ट खेलना होगा। जैसे इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या है, हमेशा उसके बाद एक दूसरा मैच होगा, और ये जरूरी है कि इस मैच की जीत या हार फ्यूचर कंपटीशन पर असर ना डाले। यहाँ पर एक चीज करते हैं, ये एक मजेदार एक्टिविटी है जिसका नाम है रबर बैंड टास्क। अपनी कलाई पर एक रबर बैंड बांधे जो आपको दिन भर ये याद दिलाए कि आपको दिमाग को दिन भर एक लेवल में रखना है, चाहे कैसे भी हालात हो। जब भी आप खुद को आसपास की सराउंडिंग से अफेक्ट होता पाए, उस रबर बैंड को हल्के से खींचें और अपनी कलाई से टकराने दें। ये आपको तुरंत संभाव वाले आइडिया की याद दिला देगा। सद्भावना, जज ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। संभावना की तरह सद्भावना का मतलब है अपनी भावनाओं पर काबू रखना, पर सद्भावना एक कदम और आगे जाती है और समाज के लिए हमारी भावना का भी ध्यान रखती है। इंसान एक सोशल एनिमल है और समाज हमारी एग्जिस्टेंस में एक अहम रोल निभाता है। जो भी हम करते हैं या हासिल करते हैं, समाज उसे अक्सर दबाता है। लोग क्या सोचेंगे, ये ख्याल हमारे रोज के कामों पर इतना असर डालता है कि आजकल यंगस्टर ने समाज को ना सुनने को एक आंदोलन बना दिया है। सद्भावना की प्रैक्टिस से हम सामाजिक दबाव और दूसरों के काम का असर अपने मानसिक शांति पर पड़ने से बच सकते हैं। सद्भावना से हम लोगों को वैसे ही मंजूर कर लेते हैं जैसे वो हैं। ये समझना जरूरी है कि हर कोई अपने आप में अलग है, हर कोई इंसान है, और जब जरूरत पड़ती है तो हर कोई अपना बेस्ट ट्राई करता है। सद्भावना का मतलब है सबको एक ही नजरिए से देखना। हमारी दूसरों के लिए भावना उनके स्टेटस के हिसाब से नहीं बदलनी चाहिए। हर जगह पर कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और हर इंसान में कुछ अच्छी और बुरी आदतें होती हैं। सद्भावना से आप लोगों में अच्छा या बुरा बराबर देखते हैं और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक परिवार बैलगाड़ी पर बैठकर एक गांव के एंट्रेंस से होकर गुजर रहा था। उन्होंने एक बूढ़े आदमी से गांव के लोगों का नेचर पूछा। बूढ़े आदमी ने उनसे सवाल किया कि आपके पुराने गांव के लोगों का नेचर कैसा था। उन्होंने कहा कि वो बहुत बुरे लोग थे, बिल्कुल मदद नहीं करते थे और मतलबी थे। बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर आपको अपने पुराने गांव के लोग मतलबी लगते हैं तो आप इस गांव में भी नहीं रह पाएंगे, आप यहाँ खुश नहीं रह पाएंगे। कुछ देर बाद एक और बैलगाड़ी वहां से गुजरी और उन्होंने भी बूढ़े आदमी से वही सवाल पूछा। बूढ़े आदमी ने भी वही सवाल किया। उन्होंने कहा कि वो लोग बेहतरीन थे, बहुत ही मददगार और दयालु। हालात ऐसे हो गए कि हमें बहुत दुख के साथ गांव छोड़ना पड़ा। बूढ़े आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको यहाँ भी सोने के दिल वाले मददगार लोग मिलेंगे। आपका गांव में स्वागत है। आपको इससे सही सीख मिल गई होगी। जैसा हम खुद देखते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस ने शांति को पाने में हमारी मदद की है। अगली बार जब आप ऐसे लोगों के बीच हो जिनके एक्शन आपको बहुत भावुक बनाते हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, और आप देखेंगे कि कैसे बहुत सी चीजें और लोग जो आपको परेशान करते थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज करते हैं, जिन्हें भी आप जानते हैं उनके साथ सद्भावना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप पसंद करते हैं और कुछ लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं। आपको लिस्ट बनानी है 5 ऐसे लोगों की जिन्हें आप पसंद करते हैं और 5 ऐसे लोगों की जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, और सभी की 2 अच्छी और 2 बुरी क्वालिटीज लिखनी है। इस आइडिया का मतलब ये पता लगाना है कि हर किसी में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। ये सभी सेम लेवल पर रखने और वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने का तरीका है, और उस अच्छाई को ढूंढना जो हर दिल में बसती है। सक्रियता, जिम्मेदारी कभी मिलती नहीं है, इसे लिया जाता है। हमारी जिंदगी सेवा में बीते हुए पलों और ड्यूटीज का कलेक्शन है। सर्विस सिर्फ दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद की सर्विस और जिम्मेदारियों की भी है। सक्रियता प्रोएक्टिव होने की एक कंडीशन है। इसका मतलब है अपने काम के लिए अपनी कमिटमेंट को पूरा करना, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ। हम मकसद से घिरी एक जिंदगी जी रहे हैं। हम रोज सुबह उठते हैं क्योंकि हमारा एक गोल है। अपने कर्म को रोज पूरा करने के लिए ही हम जी रहे हैं। सबको अपना काम पूरा करना होता है। एक स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई करना, जबकि एक टीचर का कर्म है पढ़ाना। एक सिटीजन का काम है इस वक्त के पैंडेमिक में घर पर खुद को और अपने परिवार को सेफ रखते हुए अपने हिस्से का काम करना। डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर का कर्म है इस मुश्किल वक्त में अपने किरदार निभाने का। अब आप सोचेंगे कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हमें अपने कर्म करने की जरूरत क्या है।
जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए परेशान थे तो उन्हें भी यही सवाल परेशान कर रहा था। हाथ जोड़कर उन्होंने कृष्णा से पूछा कि जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें अपना कर्म करने की क्या जरूरत है? क्या सब वैसे ही नहीं होगा जैसे होना है? इस दुविधा के जवाब में कृष्णा ने उन्हें कर्म और नसीब का मकसद बताया। कर्म का पूरा होना 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, डूअर या इंसान, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, एफर्ट यानी कि मेहनत, डेस्टिनी यानी कि भाग्य। भाग्य हमारे कर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमें दिशा नहीं देता है, पर इसे दैव्यम या परमात्मा की कृपा कहा जाता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि क्यों कुछ लोग अपनी चीजों में सफल होते हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ आइडियाज एक जगह पर काम करते हैं जबकि कुछ नहीं। चाय आसाम में उगती है और सेब कश्मीर में। इन दोनों की खेती बदल देने से सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसी तरह सिलिकॉन वैली पूजा करने की जगह नहीं हो सकती है और एक मंदिर IT हब नहीं हो सकता है। सबकी अपनी एक जगह है और सबकी अपनी एक पोजीशन और कोर्स ऑफ एक्शन है। जब हम अपना कर्म करते हैं सही मोटिवेशन के साथ, सही रिसोर्स के साथ, हम जरूरी एफर्ट डालें तो डेस्टिनी यानी कि किस्मत एक हेल्पिंग हैंड का रोल प्ले करती है। आजकल के वक्त में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो नौकरी कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, या ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जिससे उन्हें नफरत है। मोटिवेशन की कमी से आपके कर्म पर असर पड़ सकता है। ऐसा होने पर 2 चीजें की जा सकती हैं। अपनी जॉब या कोर्स को बदलें और ऐसा कुछ करें जो आपका दिल चाहता है, या उसे ही पसंद करने का बहाना करें जब तक आप उसे पसंद ना करने लगे। इस वक्त में सबसे बड़ा मोटिवेशन है खुद के लिए काम करना। आप उस नौकरी या कोर्स में हैं, उसका यही कारण हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत है या आपको उससे कुछ मिल रहा है, शायद पैसा, या ये आपके गोल का सिर्फ एक साधन है। कुछ भी हो, आपने इसे अपने ऊपर ले लिया है और अब इसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। हमेशा रूल 10% का इस्तेमाल करें। खुद के मोटिवेशन के लिए 10% एक्स्ट्रा काम करें, जैसे कि मैथ का एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करें या जिम में एक एक्स्ट्रा पुशअप करें। यहाँ पर एक इंस्टेंट एक्शन मेथड यूज करना है। मान लो आपको किसी को कोई फाइल भेजनी है। हम में से ज्यादातर लोगों के फोन में वो फाइल होगी, पर हम एक रिमाइंडर सेट करते हैं कि घर पहुंचकर भेज देंगे। पर घर पहुंचकर या तो हम भूल जाएंगे या बहुत ही आलसी महसूस करेंगे। जब कोई काम तभी पूरा किया जा सकता है तो उसे पोस्टपोन क्यों करना है? ये मेथड सिग्निफिकेंट टास्क को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। हमें बस एक्टिव होने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी है। यहाँ पर हमें एक और चीज करनी है। फोन, एप्स या पेपर डायरी में टू डू लिस्ट बनाएं। हमें मेक श्योर करना है कि सभी कामों को एक के बाद एक टिक करें। मुश्किल कामों को सुबह करना और बाकी कामों को छोटे छोटे कामों में बांट लेना। जितने ज्यादा टास्क हम पूरे करेंगे उतना ही हम मोटिवेटेड महसूस करेंगे। सेवा देना ही एक कंप्लीट एक्ट है, इसलिए लेना और देना दोनों नहीं होने चाहिए। खुशी दूसरों को सेवा करने में ही है। जब आपके दिमाग में अच्छाई का ख्याल आता है तो सेवा करने का आइडिया एक रोशनी बनकर उभरता है। सेवा का मतलब है दूसरों के लिए डेडिकेशन। वो हमारा परिवार हो सकता है या समाज या दुनिया। सेवा का कॉन्सेप्ट उतना बड़ा हो सकता है जितना हम चाहें। आजकल के वक्त में हम ऐसे बहुत से पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि इंसानियत कहीं खो गई है। सेवा का मतलब सिर्फ पैसा या खाना देना नहीं है। सेवा का मतलब अच्छे ख्यालों को बांटना, किसी को खुश करना या किसी अकेले इंसान से बात करना भी सेवा है। ऐसा कुछ भी जो किसी का दिन जगमगा दे वो सेवा है। जब हम किसी को हंसाते हैं तो हमें भी बदले में खुशी का एहसास होता है। जो खाना हमारी माँ हमें खिलाती है उसमें सेवा होती है। हमारी खुशी और तारीफ ही उनकी पेमेंट बन जाती है। किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर किचन में हेल्प करना भी सेवा है। स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाना भी सेवा है। कमजोरों की रक्षा करना सेवा है। किसी के साथ खड़े रहना और इमोशनल सपोर्ट देना भी सेवा है। निस्वार्थ सेवा के आइडिया के बारे में सोचें। जब आप सेवा करते हैं तो आप नारियल के पेड़ की तरह बन जाते हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और जब भी आप देते हैं आप और बढ़ते हैं। जब आप लोगों को देते हैं तो आप बड़े आदमी बनते हैं। आप अपनी शाखाओं को फैलाते हैं और बड़े होते जाते हैं। सेवा एक ग्रैटिट्यूड का एक्ट है जो आपने पाया है और जो आप पास ऑन करेंगे। ये अपने आप में पूरा है, इसकी कोई रूल बुक नहीं है। सालों से सबसे एडवांस लोगों को सबसे ज्यादा सुकून सेवा में ही मिलता है। आप पूरे तब होते हैं जब आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी का मतलब किसी दूसरे की जिंदगी को ऊपर उठाने में है। किसी के लिए कुछ करने में अच्छा महसूस होता है। ऐसी 10 चीजें लिखें जो आप सेवा के लिए कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा हो। ये अपने माँ बाप, बीवी और बच्चों की तारीफ करने या किसी को स्माइल देने जितना सिंपल भी हो सकता है। जो चीजें आपको अंदर से अच्छा महसूस कराती हैं वो इस लिस्ट में होने के लायक हैं। दयालु और अच्छाई का कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ये टास्क उसी का रिमाइंडर बनेगा। इसको रोज करें। समर्पण जिंदगी के हाईवे पर पेशेंस आपका फास्टैग है। अभी तक हमने धीरे धीरे दुनिया के तरीकों को समझा, लेकिन अब लेट गो यानी कि जाने देने का वक्त है। पास्ट और फ्यूचर के जो थॉट्स आपको पकड़े हुए हैं उन्हें जाने दें। हमें खुद को समर्पण करना होगा। मॉडर्न वर्ल्ड हमेशा इवॉल्व होते जा रहा है और हम सब वेल्थ या सक्सेस का पीछा करने के लिए एक रेस दौड़ रहे हैं। सब कुछ काबू करना ही सक्सेस मंत्र है।
गोल तक के सफर को प्लान और रिप्लान किए जाने की जरूरत है, जब तक कि वो परफेक्ट ना हो, एक फुल प्रूफ प्लान। पर एक बड़ी चीज है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं, वो है यूनिवर्स की मर्जी। कभी कभी हम अपने कामों में इतना घुस जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम सब कुछ काबू नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, पर अंत में चीजें तभी होंगी जब होनी होंगी। सिर्फ 20% इन्वॉल्वमेंट से भी नसीब का खेल बदल सकता है। आजकल ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं क्योंकि हमें जिंदगी वैसी जाती नहीं दिख रही है जैसा हम चाहते हैं, और हम उसका काबू खो देने के एहसास से परेशान हैं। इस पल से हमें जाने देना होगा, समर्पण करना होगा। समर्पण में ये मानना होगा कि दुनिया के प्लान में हम भी एक छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स डिवाइन है और जो एनर्जी इससे होकर गुजरती है वो किसी भी इंसानी माप से परे है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमने बड़े होते हुए बहुत बार सुना है। जो होता है किसी कारण से होता है। आप कुछ भी चुने, जो आप ढूंढ रहे हैं उसका जवाब समर्पण ही बनता है। चलिए आर्ट ऑफ लिविंग की एक मेडिटेटिव टेक्निक को समझते हैं जिसमें समर्पण को दिशा प्रणाम कहा जाता है। ये टेक्निक एक पुरानी मान्यता पर आधारित है जिसमें यह कहा जाता है कि हम सब ऊपर वाले के हाथों की कठपुतलियां हैं। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि दिव्य शक्तियां इंसान की जिंदगी में एक अहम रोल निभाती हैं और हम इन फोर्सेस को ही एंजल्स कहते हैं। जिंदगी भर हम बहुत से इमोशंस का सामना करते हैं जिसका कारण या सोर्स हम नहीं ढूंढ पाते हैं, पर ये नेगेटिव इमोशंस हमें बांधते हैं और हमें जिंदगी की असल आजादी का अनुभव नहीं करने देते हैं। ये मेडिटेटिव टेक्निक इस बात को बताती है कि हम नेगेटिव फीलिंग्स के साथ पैदा नहीं होते हैं, पर ये चारों दिशाओं या 4 एंजल्स की वाइब्रेशन के कारण बनने वाले प्रोडक्ट हैं। नॉर्थ के एंजल गुस्से और अहंकार पर राज करते हैं। साउथ एंजल का वासना और जुनून पर कब्जा है। ईस्ट एंजल आपको लगाव और उलझाव में फंसाते हैं और वेस्ट एंजल लालच और जलन को काबू करते हैं। जब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं और झुककर ओम चैंट करते हैं तो गुस्से और अहंकार की नेगेटिव एनर्जी को निकाल देते हैं। हमें सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है जब तक सभी साइड कवर ना हो जाए। जब हम झुकते हैं तो हम धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं और जब ऊपर उठते हैं तो सूरज को धन्यवाद देते हैं। जब हम दोबारा झुकते हैं तो सभी गुरुओं का उनकी लर्निंग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस एक्सरसाइज को खत्म करने से पहले हमें चुपचाप बैठना चाहिए और बाहर की शांति को अंदर की शांति से मिलाना चाहिए। इन कुछ पलों का इस्तेमाल जिंदगी की खूबसूरती को एक्सेप्ट करने के लिए करें। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना आपके दिल को पिघला देगा। जाने अनजाने में बहुत से लोग हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व हैं और उनको एक्नॉलेज करना आपको एक एहसास देगा कि आप अकेले नहीं है। बहुत से एलिमेंट्स आपके लिए काम कर रहे हैं और राह में आपकी मदद करते हैं। खुद को ग्रैटिट्यूड देना भी ना भूलें कि आप तूफानों में मजबूती से डटे रहे, हार नहीं मानी। फाइनली मुस्कुराएं और जाने दें। आपको ये पता चल गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी के आइडिया में माफ करना कितना जरूरी है। इस टास्क के लिए आपको बताई गई एक्सरसाइज तब तक करनी है जब तक वो आदत ना बन जाए। सतर्कता। प्रेजेंट अपने आप में एक तोहफा है। समर्पण के बाद और जिंदगी के बहुत से एडवेंचर्स को एक्सेप्ट करने के बाद हमें अपने अंदर देखना होगा और सतर्कता को बढ़ाना होगा, जिसका मतलब है अलर्टनेस की सेंस। ये 3 चीजों की स्टडी है। हमारे होने के असल कारण के बारे में अलर्ट होना, हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं उसके बारे में अलर्ट होना, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अलर्ट होना। नेचर को देखिए, हर कोई चीज किसी कारण के लिए है। सब कुछ, मिट्टी, हवा, पौधे, कीड़े, जानवर, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है और वो धरती पर जीवन बिताने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही है। हम जीव जंतुओं में सबसे एडवांस हैं क्योंकि हमारे पास सोच विचार करने की क्षमता है। हम सब सिद्धि पाने के सफर पर चल रहे हैं। जैसे एक पानी की बूंद समुद्र में मिलती है, वैसे ही हम सब पानी की बूंदे हैं जो समुद्र को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आपको हम फिर से एक कहानी सुनाते हैं। एक दिन राजा के खजांची ने शाही खजाने से 3 बैग गायब देखे। राजा ने अपने मंत्रियों से तहकीकात करने को कहा, पर 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, ना ही बैग मिले। एक मंत्री ने राजा को एक आदमी की खबर दी जो साम्राज्य के पहाड़ों में रहता था। लोग उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते थे और ऐसा मानते थे अगर कोई चोर को पकड़ सकता है तो बस यही आदमी है। उस आदमी को बुलाया गया। वो आदमी राजा के पास जाकर कान में फुसफुसाया, 3 बैग शाही खजाने से एक चोर ने चुराए हैं। जैसे कि आपको लगा, राजा भी जानने के लिए उत्सुक था, पर हैरानी की बात यह है कि वो आदमी गलत नहीं था। उसने नाम की जगह बस ये बताया कि चुराने वाला आदमी क्या था। साइंस ने भी ऐसा ही किया है। उसके पास अल्टीमेट आंसर नहीं है। सतर्कता का मतलब है अपने ख्यालों और भावनाओं का पता होना। हमने ये अपनी जिंदगी में कुछ बार तो कहा ही होगा कि मेरा मन या इमोशंस हर जगह भटक रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग हमारे प्रेजेंट इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। आजकल लोग समझ चुके हैं कि मेंटल हेल्थ का ख्याल करना उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल हेल्थ का। हमारी 6 डिफरेंट इमोशंस हैं: खुशी, दुख, डर, गुस्सा, हैरानी और घिन का होना। पर रीसेंट स्टडीज बताती है हमारे इमोशन 27 तक जा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा है। हर कोई, आदमी या औरत, दिन भर में बहुत बार मूड स्विंग से होकर गुजरता है। ये इमोशंस ख्यालों से और भड़क जाते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों आते हैं, जो 12,000 से 60,000 थॉट्स पर डे तक जा सकते हैं, जिसमें से 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ये रेंज बहुत बड़ी है और ये हमारी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालती है।
हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह है जो एक शरारत के बाद दूसरी करता रहता है। जैसे पेरेंट्स बच्चे को काबू करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने माइंड के ख्यालों को डिसिप्लिन करें। हमें बस ऑब्जर्व करना है और प्रेजेंट रहना है। ये बच्चे के सही बर्ताव करने के लिए बहुत है, साथ ही ये आपके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव रखने के लिए बहुत है। हमारी जिंदगी का हर पल इसमें बीतना चाहिए, जिसमें प्रेजेंट के बारे में हम हमेशा कॉन्शियस रहें, ये समझते हुए कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है और हमें हमारे होने के मकसद का एहसास करना है। सतर्कता के बारे में सब कुछ हमारी जिंदगी के गोल के एक एहसास की तरफ ले जाता है और सिद्धि के और करीब भी ले जाता है, और यही जादू है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके लिए आपको अपने अंदर गहराई तक देखना होगा और सोचना होगा आपके होने का मकसद क्या है। अगर आपको एक दिन के लिए भगवान बना दिया जाए तो आप दुनिया में क्या बदलाव लाएंगे? क्या आपके पास्ट की यादें आपके लिए फायदेमंद हैं? क्या आपके फ्यूचर के थॉट्स आपके लिए किसी तरह मदद करते हैं? अगर आप अपने पास्ट और फ्यूचर को पीछे छोड़ दें तो क्या आपके प्रेजेंट में कुछ कमी रहेगी? इन सवालों के पीछे का आइडिया ये देखना है कि क्या आप अपने पास्ट की यादों और फ्यूचर की उम्मीदों को अपने प्रेजेंट में दखल दिए बिना प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट पर्सन हैं। साधना। पूर्ण चेतना में रहने से अचेतन को बदल सकते हैं। साधना कॉन्शियस वर्ल्ड का ही एक हाइप है। जब भी स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस के ख्यालों को स्टेज पर लाया जाता है तो साधना पहली लाइन ले लेती है। साधना का सिंपल शब्दों में मतलब है मेडिटेशन, खुद के लिए डेडिकेशन। हम सब मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। ये हमें शांत करता है और अनकॉन्शियस दिमाग को कॉन्शियसनेस में बदल देता है। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो साधना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब है कॉन्शियस दिमाग बनाना, जहाँ दिमाग खुद को साफ करना सीख सके। जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसे किसी के देखरेख की जरूरत नहीं रहती, उसी तरह रेगुलर मेडिटेशन से दिमाग अपने ख्यालों का ध्यान रखना सीख लेता है। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और 2 हिस्सों में बटा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इन दोनों हिस्सों में फर्क होने के बाद भी ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कॉन्शियस माइंड वो होता है जब हमारे ख्याल हमारी भावनाओं के अकॉर्डिंग होते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड सभी इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स का स्टोर हाउस होता है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस बर्फ के पहाड़ की चोटी है तो सबकॉन्शियसनेस बाकी का बर्फीला पहाड़ है जो दिखता नहीं है पर असल में है। मेडिटेशन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट और मजबूत होता है। यह हमारे अंदर के खजाने से हमें बातचीत करने देता है। साधना से हमारी सबकॉन्शियस एनर्जी जागती है और हम और भी बेहतर तरीके से संस्कार चुन पाते हैं। आपको लग सकता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग है, पर ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। स्पिरिचुअलिटी अनडिस्कवर्ड साइंस है। सिद्धि। जिंदगी बहुत ही विशाल है, बस अपना नजरिया बदलना है। जिन 10 चैप्टर्स को हमने समझा वो इस आखिरी चैप्टर सिद्धि तक ले जाते हैं। सिद्धि का मतलब है अंदरूनी शांति। ये जीवन का अनंत सच है। सिद्धि पाना ही किसी भी संत का लक्ष्य है जो भी इस धरती पर चला है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या गुरु नानक या संत कबीर। पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे समझा जाना जरूरी है। सिद्धि तक का रास्ता बहुत सी गलियों से होकर गुजरता है और रास्ते में बहुत से तूफान हैं। बताए गए स्टेप्स पर महारत हासिल करना आसान नहीं है। हम यहाँ आपको एक आखिरी कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़ी औरत ने अपनी झोपड़ी में एक सुई खो दी और वो कुछ देख नहीं पा रही थी, फिर भी वो उसे ढूंढती रही। फिर उसे एहसास हुआ कि सुई ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उसने देखा कि स्ट्रीट लैंप ने गली में रोशनी कर दी है, तो वो बाहर गई और अपनी सुई ढूंढने लगी। एक राह चलते आदमी ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। जब उसने खोई हुई सुई के बारे में बताया तो वो भी ढूंढने लगा। बहुत देर बाद दोनों थक गए। जब आदमी ने ये पूछा कि सुई कहाँ खोई थी तो वो बोली उसने झोपड़ी में उसे खोया था। उसे लगा वो मजाक कर रही है और वो बिना कुछ बोले चला गया, पर वो बड़बड़ा रहा था कि क्या वक्त की बर्बादी है। क्या ये वक्त की बर्बादी नहीं थी? क्या हम अपनी पूरी जिंदगी यही नहीं करते हैं? बिना खुशी को अंदर ढूंढे हम उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर रोज हम उठते हैं और एक बड़े गोल के लिए काम पर जाते हैं। उस गोल को पाने से हमें खुशी मिलनी चाहिए। पूरी जिंदगी हम पैसा कमाने के लिए लगे रहते हैं, ये सोचकर कि पैसा हमें खुशी देगा। कुछ लोग वहां तक पहुंच गए हैं, फिर भी वो खुश नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी खुशी ढूंढने में लगा देते हैं। वो शायद हमारे अंदर ही होती है। उन खुशियों को पाना ही सिद्धि है, जिन्हें हम छू सकने वाली चीजों में ढूंढ रहे हैं। जब हम सिद्धि पा लेते हैं तो हम जहां भी हों, जिन भी हालातों में होंगे, खुश रहेंगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया गया कोई भी कदम बेकार नहीं जाएगा। सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए है। सीधे शब्दों में जैसे क्लेमेंट स्टोन ने कहा था, चांद को निशाना बनाओ। अगर आप चूक भी गए तो शायद आप एक तारीख तक तो पहुंच ही जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।